नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट वी चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज का हमारा टॉपिक है लाल कुर्ती आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और कई बार यहां से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया गया, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन को समझने के पहले हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये था कि हम विनय पूर्वक जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करेंगे, उनको तोड़ेंगे। और इस समर्थन का, इस आंदोलन का बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया था। उन्हीं में से एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार, जिसके संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खां। तो दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना, जैसे कि आप देख रहे हो, कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। हालांकि इसकी स्थापना की शुरुआत जो है, इसके गठन की जो शुरुआत है वो 1929 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन फाइनली लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार संस्था जो है वो पूरी तरीके से इसका गठन 1930 ईस्वी में किया गया। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। ये लाल कुर्ती आंदोलन किस संस्था से संबंधित है? तो उस संस्था का नाम है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के द्वारा बनाई गई दुनिया के सेवक। क्या अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ खुदाई खिदमतगार का? ईश्वर के द्वारा बनाई गई दुनिया के सेवक, ये इसका हिंदी में अर्थ होता है खुदाई खिदमतगार का। तो ये संस्था का गठन कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया। अब ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है, ये मुख्यतः भारत में कहां पर हुआ? तो लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार के जो सदस्य थे जिन्होंने ये आंदोलन किया, वो मुख्य रूप से कहां हुआ? पश्चिमी सीमांत प्रांत में। पश्चिमी नहीं, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये आंदोलन चलता है। अब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की अगर बात करें तो उस दौरान जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब पश्चिमोत्तर में कौन सा एरिया आएगा? पश्चिमोत्तर में दोस्तों, मैं यहां पर मैप बना के आपको दिखा रहा हूं। पश्चिमोत्तर में कौन सा एरिया आएगा? थोड़ा सा बस आपको समझना है और कुछ नहीं। उस समय जो भारत था वो ये था, ठीक। और इस तरफ क्या था? अफगानिस्तान, ठीक। यहीं पर राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर है। और इसी के पास में यहाँ पर एक जगह है पेशावर। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये हुआ इसलिए क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां का जो जन्म है वो पेशावर में ही हुआ था 1890 ईस्वी में। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को ये कवर करते थे और इनके इस संस्था के जितने भी सदस्य थे वो सभी मुस्लिम थे और इसी एरिया के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये वाला एरिया था, ये पाकिस्तान है ना, ये वर्तमान का पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया और ये जो आंदोलन है ये
सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां जो कि गांधी जी के विचारों से सहमत थे और बहुत ही प्रभावित थे। गांधी जी के जो अहिंसक विचार थे कि कोई भी क्रांति करने के लिए हमें हिंसा का पालन नहीं करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। तो इन अहिंसा के विचारों से, गांधी जी के इन अहिंसा के विचारों से खान अब्दुल गफ्फार खां बहुत प्रभावित थे और इनकी संस्था जो है खुदाई खिदमतगार इसी तरीके के काम करती थी जिसमें से हिंसा का एक भी लेश मात्र भी प्रयोग नहीं किया जाता था इस खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन इन्होंने किया। कांग्रेस की ये एक समर्थक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। बात करते हैं अब्दुल गफ्फार खां की। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि इनका जन्म कब हुआ, 1890 ईस्वी में, और कहां पर हुआ, पेशावर। पेशावर वर्तमान में कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु हुई 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, और इनकी इच्छा अनुसार इनको जलालाबाद में दफनाया गया। कहां पर, जलालाबाद। और ये जलालाबाद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो इनकी इच्छा अनुसार यहां पर इनको दफनाया गया 1988 ईस्वी में। इनके प्रमुख कुछ उपनाम हैं। प्रमुख उपनामों की अगर बात करें तो प्रमुख उपनामों में हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रमुख उपनाम हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। ये अगर सीमांत गांधी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। इन्हें इसी का एक और भी नाम है, हम कह सकते हैं सरहदी गांधी, सरहदी गांधी। चूंकि इनका जन्म जो है, देखिए भारत तो यहां तक था, ये पूरा भारत है, और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तो पहले अलग था, पाकिस्तान भारत के साथ में था। तो अफगानिस्तान और भारत की सरहद पर इनका जन्म हुआ था और इनके द्वारा जो भी देश के लिए काम किया गया वो इसी सरहद में रह करके किया गया। और चूंकि गांधी के विचारों से प्रभावित थे और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर इनका जन्म हुआ था, ये इनका प्रमुख क्षेत्र था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी की जो उपनाम है, उपाधि है, वो दी जाती है। इनको एक और उपनाम दिया जाता है बादशाह, बादशाह खां, या कई लोग इनको बच्चा खां भी बुलाते थे, बच्चा खां। एक और इनकी उपाधि है फक ए अफगान, फक ए अफगान। ये इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनसे इनको पुकारा जाता था, इनका नाम लिया जाता था। देखिए, ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है, इसका नाम लाल कुर्ती क्यों पड़ा? चूंकि इस आंदोलन अर्थात खुदाई खिदमतगार से जुड़े हुए जो सदस्य थे, उनका पोशाक कैसा रहता था? लाल पोशाक थी, लाल पोशाक। तो लाल पोशाक के कारण, लाल पोशाक या सुर्ख पोशाक भी कहते हैं, सुर्ख पोशाक। हालांकि पहले खुदाई खिदमतगार के जो सदस्य थे वो सफेद कलर का कपड़ा पहनते थे। बाद में चल करके इन्होंने अपनी ड्रेस का रंग जो है वो बदला, सफेद की जगह पर ये लाल कपड़ा पहनना शुरू किए खुदाई खिदमतगार संस्था के जो सदस्य थे। और जो लाल कलर होता है वो क्रांति का प्रतीक होता है, तेज का प्रतीक होता है, और इसीलिए जो है इन्होंने लाल कलर का इस्तेमाल किया। तो सुर्ख पोशाक पहनते थे, इसलिए ही इस खुदाई खिदमतगार के सदस्यों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया देश के लिए, उसे हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये आप याद रखिए कि इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन हिंसात्मक नहीं होता था, बल्कि अहिंसा का पालन करते हुए लोग ये करते थे। सुर्ख पोशाक पहनते थे।
एक समय तो स्थिति ये भी आती है कि आपने नाम सुना होगा, एक फिल्म में काम करने वाले व्यक्ति हैं ए.के. हंगल। ए.के. हंगल भी एक समय इस लाल कुर्ती आंदोलन से इतना प्रभावित थे कि वो इसमें शामिल भी हो गए थे। अब देखिए आखिर इस लाल कुर्ती आंदोलन का उद्देश्य क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग देखते हैं उद्देश्य। लाल कुर्ती आंदोलन का जो दो प्रमुख उद्देश्य थे उनको हम लोग देखते हैं। कौन कौन से उद्देश्य थे? एक तो ये था कि क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता को बढ़ावा देना, एक तो ये इनका उद्देश्य था। दूसरा ये था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध इनको संघर्ष करना था। ये दो प्रमुख इनके उद्देश्य थे, क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता को बढ़ावा देना, अर्थात इनके एरिया के जो लोग थे भले वो मुस्लिम थे लेकिन कहीं ना कहीं वो तो भारतीय ही थे, और इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, और इन्होंने बहुत सारे पठानों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जगाया भी था। और ऐसे पठान लड़ाके जो कि सेना में पहले थे, उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से इस लाल कुर्ती आंदोलन का वो हिस्सा बने और आगे चलकर अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। तो इस तरीके से खान अब्दुल गफ्फार खां की ये संस्था जो है वो आगे काम करती है। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि खान अब्दुल गफ्फार खां जी ने क्या किया था कि एक समाचार पत्र निकाला था। एक इनका समाचार पत्र था जिसका नाम था पख्तून। क्या नाम था? पख्तून। और ये पख्तून जो है वो पोश्ता भाषा में था, पोश्ता भाषा में। और ये पोश्ता भाषा कहाँ बोली जाती है? अफगानिस्तान में बोली जाती है। ये पोश्ता भाषा अफगानिस्तान में बोली जाती है। इनका प्रमुख अखबार था पख्तून। तो देखिए ये इस तरीके से लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। और इसी समय की एक प्रमुख घटना है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप सिर्फ सुनिए उसको। जिस समय ये आंदोलन चल रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार जो है बहुत परेशान थी, हैरान थी। और खासकर लाल कुर्ती आंदोलन के द्वारा खुदाई खिदमतगार के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था, लाल कुर्ती आंदोलन, ये जो एरिया था सीमांत प्रदेश जहां पर अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन थी, वहां उस एरिया में ये आंदोलन बहुत ही तेजी से काम कर रहा था। इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी सेनाएं भेजी, बहुत सारे सैनिक वहां पर भेजे, और वो जो सेना है वहां जाती है। और उस सेना में एक रेजिमेंट था जिसका नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। क्या नाम था? गढ़वाल रेजिमेंट। इस गढ़वाल रेजिमेंट में वीर चंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इस गढ़वाल रेजिमेंट के नेतृत्व करता थे। वो नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात इस सेना के वो नेतृत्व करता थे। देखिए देश प्रेम की भावना जो है वो सिर्फ आम आदमियों में नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की सेना में काम करने वाले भारतीयों के अंदर भी जागृत हो रही थी। ऐसा यहां पर देखने को मिलता है जब वीर चंद्र सिंह ने क्या किया था कि जब आदेश हुआ ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ये जो भीड़ है, जो आंदोलनरत है, इसके ऊपर आप गोलियां चलाइए, तो वीर चंद्र सिंह ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था, जो कि कह सकते हैं कि एक तरीके से सेना में बने गए कानूनों का विरोध करना था, उल्लंघन करना था। तो जब यह काम वीर चंद्र सिंह के द्वारा किया गया तो यह दिखाता है कि कैसे भारतीय सैनिकों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, और वो ब्रिटिश सरकार में रहते हुए ही सरकार के खिलाफ काम करने लगते हैं। तो वीर चंद्र सिंह का उस समय कोर्ट मार्शल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कोर्ट मार्शल। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, आज भी सेना में अगर कोई सैनिक, चाहे वो थल सेना, जल सेना, नौसेना, इन तीनों में से अगर कोई सैनिक इन सेनाओं के द्वारा बनाया गया कानून का उल्लंघन करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है अगर उनका पालन नहीं करते हैं,
तो ऐसे में उनके लिए सेना में ही एक कोर्ट होता है जिसे हम कोर्ट मार्शल कहते हैं, और वहां पर वो मुकदमा दायर किया जाता है और उस सैनिक के खिलाफ फिर सुनवाई की जाती है। वो अपराधी घोषित होता है तो उसको दंड भी दिया जाता है जिसे हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। कोर्ट मार्शल 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से वो प्रकार हैं दोस्तों, जब किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट मार्शल को लेकर के, तब उस पर हम बताएंगे। तो इस तरीके से गढ़वाल रेजिमेंट के जो नेतृत्वकर्ता थे वीरचंद्र सिंह, जिन्होंने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। चूंकि ये भारतीय सैनिक थे, वो भले ही अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे, इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है और ये क्या करते हैं, गोली चलाने से मना करते हैं। बाद में कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो एक घटना हमें यह भी देखने को यहां पर इस लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम बात करें अगर अब्दुल गफ्फार खां की, तो उसके बाद देखिए यहां तक तो सारी चीजें हो रही हैं। बाद में क्या होता है, जब हमारा देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद ये जो इनकी संस्था थी वो काफी निर्बल हो गई और अंततः समाप्त हो जाती है। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था इस खुदाई खिदमतगर संस्था ने, और इस समर्थन की बदौलत ही कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें भी मिली थी उसमें। तो ये कांग्रेस के एकदम प्रबल समर्थक थे, खुदाई खिदमतगर संस्था के जो लोग, जो सारे के सारे मुस्लिम थे। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस की इन्होंने काफ़ी मदद की। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी के अहिंसक विचारों से खान अब्दुल गफ्फार खां बहुत प्रभावित थे। और बाद में जब देश आज़ाद होता है तो इस खुदाई खिदमतगार के ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान जाते भी हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खां भी पाकिस्तान चले जाते हैं। चूँकि इनका जन्म ही इस पाकिस्तान में पढ़ने वाले पेशावर में हुआ था, इसलिए अपनी जन्मभूमि को कौन छोड़ सकता है, ये जाते हैं। लेकिन ये हमेशा मुस्लिम लीग के प्रबल विरोधी थे, मुस्लिम लीग के प्रबल विरोधी थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो, ये कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम धर्मनिरपेक्षता के साथ में एक साथ मिलकर के रहें, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर के रहें, ये इनकी हमेशा विचारधारा थी। हालांकि जब ये चले जाते हैं, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाती है, वहां भी इन्होंने क्या किया था कि एक अलग देश की मांग की थी और लगातार इसके लिए संघर्षशील थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में ही इनका जो प्रांत है, पाकिस्तान में इनका जो प्रांत है उसको पख्तूनिस्तान नाम से यहाँ पर क्या किया जाए कि पख्तूनिस्तान नाम से वो एक अलग देश बनाने के लिए संघर्षरत थे। लेकिन कभी भी पाकिस्तान सरकार ने इनके इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इनको कई बार नज़रबंद भी कर दिया जाता है, इनको जेल में भी डाल दिया जाता है, लेकिन मरते दम तक इन्होंने अपनी मांगे जो है वो करते रहे। इनको 1987 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1987 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखिए, 1987 ईस्वी में भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। भारत रत्न का दर्जा भी इनको दिया गया 1987 ईस्वी में। चूंकि ये पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपने हिंदुस्तान से अपने आप को अलग महसूस नहीं किया। भले ही वो सरहद में थे, एक दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को वो अलग नहीं समझते थे, अलग महसूस नहीं करते थे। तो इसी वजह से 1988 ईस्वी में, फिर बाद में जब इनको भारत रत्न दे दिया गया, उसके बाद 1988 ईस्वी में ये संघर्षरत थे और इसी वजह से सरकार ने इनको नज़रबंद करके रखा हुआ था। और नज़रबंदी के दौरान ही सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां का निधन हो जाता है और इनकी इच्छा अनुसार ही इनका जो दाह संस्कार कह सकते हैं कहां पर किया जाता है, जलालाबाद में किया जाता है। तो इस तरीके से खान अब्दुल गफ्फार खां जो हैं, सीमांत गांधी जो हैं, उनका जो संघर्ष है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कुर्ती आंदोलन आपको समझ में आया होगा और खुदाई खिदमतगार संस्था से जुड़ा हुआ ही लाल कुर्ती आंदोलन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर पहली बार अगर हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक शेयर कमेंट्स भी करना। थैंक यू।